Hello students, today we start a second chapter of the political science subjects and the chapter name is feudalism. Feudalism की अगर हम बात करें तो that means लास्ट जो चैप्टर्स हमने स्टडी किया था पावर शेयरिंग, वी हैव अ 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. उनमें से एक पावर थी, इसका नाम है वर्टिकल वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. That means power is shared between the level of the governments, right? Central governments, state government and some power given to the local governments, right? तो उस जो पावर्स जो शेयर है that is also called a federal country. जो इंडिया इज फेडरल कंट्री, that means share the power between the different unit of the country, right? अभी हम अगर फेडरलिज्म, हमने लास्ट टाइम 2 मॉडल्स की स्टडी की थी, श्रीलंकन मॉडल एंड बेल्जियम मॉडल. बेल्जियम मॉडल में हमने देखा था कि उन्होंने कैसे पावर को अकोमोडेट किया था. अपने डाइवर्स कंट्री था, उन्होंने पावर को अकोमोडेट किया. कुछ पावर्स बिगर यूनिट बनाए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, सम पावर गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन दे कैन फॉर्म ए थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, उसको हमने बोला था कम्युनिटी गवर्नमेंट. ऐसा ही पावर शेयरिंग जो है, उसी जो पावर जो बिटवीन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स के बीच में जो शेयर की जाती है, वही क्या फेडरल कंट्री, राइट? फेडरलिज्म को समझने के लिए दैट मींस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट: सेंट्रल, स्टेट and local. A system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent unit of the country. That means जो power जो शेयर की जाएगी ना फेडरल कंट्री में, that means शेयर पावर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी. एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसको हम बिगर यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कह सकते हैं, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनिट्स हैं, वेरियस जो रीजनल जो प्रोविंशियल जो हैं स्टेट्स जो हैं, उनको पावर दी जाए. तो जो पावर जो डिवाइडेड होगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सम पावर गिव टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट टाइप्स ऑफ शेयर द पावर का ये जो डिवीजन है, राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म, राइट? तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म करना जहां पे पावर इज शेयर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पावर शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स. बोथ आर इंडिपेंडेंट, both are enjoy the power independently but there is a separate jurisdiction part. सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार है, ठीक है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ feudalism. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द feudalism? की फीचर्स ऑफ द feudalism. की फीचर्स ऑफ feudalism. feudalism की अगर फीचर्स की हम बात करें, there are 7 important features of the feudalism. अगर फर्स्ट फीचर्स की हम जब बात करें, हमने पढ़ा है there will be a 2 or more level of government. We already discussed there is a different level of government. 2 or more level government means 2 or one is a central government and state government, जो रीजनल गवर्नमेंट भी कहलाता है, प्रोविंस गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं. एंड थर्ड ऑल्सो लेवल, जैसे बेल्जियम में था कम्युनिटी गवर्नमेंट, वैसे वी हैव अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट, राइट? सेकंड फीचर्स, दैट मींस ईच गवर्नमेंट और यू कैन से लेवल हैव ऑन jurisdiction. जुरिडिक्शन जिसको हम क्षेत्राधिकार बोला जाता है, दैट मींस जो भी जो 2 लेवल्स या मोर जो लेवल्स गवर्नमेंट होंगी, दे हैव अ ऑन जुरिडिक्शन. दैट मींस उनका सबका क्षेत्राधिकार क्या अलग. क्षेत्र जुरिडिक्शन मींस ए लीगल अथॉरिटी. लीगल अथॉरिटी मींस दैट एरिया इज फिक्स्ड, राइट? लीगल अथॉरिटी मींस एक एरिया उनका फिक्स है जिसमें वो लोग लीगल अपने लॉ बना सकते हैं, जिनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दैट मींस ठीक है, उनका सबका जुरिडिक्शन जो क्षेत्राधिकार है वो लिमिटेड है. दैट इज एंड द थर्ड फीचर्स इज जुरिडिक्शन इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. जो जुरिडिक्शन पार्ट जो इनका है ईच गवर्नमेंट्स का, ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट्स का जुरिडिक्शन पार्ट्स है, दैट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मींस कोई डिस्प्यूट्स नहीं हो सकता. ईच टायर हैव अ ऑन जुरिडिक्शन पार्ट. दिस इज द 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, feudalism. नाउ fourth features of the constitution, that means if both have a separate
separate independent authority, center and state, if they want to change in a fundamental, if there is any fundamental provision, if they want any fundamental provision in the constitution, अगर कोई भी चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मीन्स वन गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज यूटिली इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स एक गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती, उसमें क्या होगा, कंसेंट बोथ द गवर्नमेंट कम टुगेदर एंड दे कैन चेंज द constitutions. This is the four features of the feudalism. Talking about the fifth features, court, judiciary part. We have three organs. Judiciary है, executive है, and legislature. Court, judiciary can be interpret to the constitutions or can also interpret to the power of the both the level of the government. How? Because if there is any disputes arise, between the two levels of the government, central government and state government, because both have a separate authority, both their jurisdiction part is also specified in the constitutions, that the power is divided between according to the few subjects, right? ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पावर डिवाइडेड है, इफ देयर विल बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, इफ देयर विल बी एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट्स, then court play as an empire and she make a decision on that particular disputes. ठीक है, तो कोर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे जुडिशरी का. अगर दोनों गवर्नमेंट्स में कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी लॉ को लेकर अगर कहीं भी डिस्प्यूट्स होता है तो राइट. 5 फीचर, 6 फीचर्स की अगर हम बात करें, बिकॉज ईच गवर्नमेंट हैव ए सेपरेट जुरिडिक्शन जो उनका है, तो वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, तो देयर विल बी हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू, मतलब उनके पास पैसा कहां से आएगा, तो जो रेवेन्यू जो जनरेट उनको करना है, दैट मींस दैट आल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस की सेपरेट रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर सकते हैं. एंड दैट इज किस लिए करेंगे, अपनी फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में फाइनेंशियल पावर को अगर स्ट्रांग बनाना है, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो स्टेट और सेंटर के दोनों के जो रेवेन्यू जो जनरेट करने के जो टाइप्स हैं वो स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशंस में, ताकि वो अपने अपने जुरिडिक्शन में, अपने अपने क्षेत्राधिकार, अपने अपने एरिया में वो लोग इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. 6 फीचर एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फ्यूडलिज्म, राइट, कि इसमें जो फ्यूडलिज्म है दैट इज वर्क इन ए ड्यूअल एस्पेक्ट. कैसे ड्यूअल एस्पेक्ट कैसे काम कर सकता है, वन is provide a safeguard and protection to the country. कैसे, that means is provide a unity and integrity को बनाए रखता है. क्या डुअल एस्पेक्ट में काम करता है, दैट इज provide a safeguard and protection to the unity of the government. अगर यूनिटी रहेगी, इंटीग्रिटी, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्डर वो स्टेबल रहेगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कंट्री का ज्यादा ग्रोथ होगा. इफ देयर इज डिस्प्यूट्स होंगे, अगर इनस्टेबिलिटी रहेगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट. तो दो तरह से, एक तो सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, एंड सेकंड इज आल्सो टेक केयर द accommodation of रीजनल डाइवर्सिटी. रीजनल डाइवर्सिटी में हमारा जो देश है, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं. लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनका कल्चर, उनका कस्टम, ट्रेडिशन सब अलग अलग है, राइट. उनकी लैंग्वेज अलग है, देयर इज डिफरेंट लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इन सब को कैसे अकोमोडेट किया जाए, ठीक है, तो इस पे भी क्या करता है, ये काम करता है, राइट. तो ड्यूअल एस्पेक्ट होगा, पहले यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी बनाए रखता है, प्लस में इजीली ये क्या रीजनल जो डाइवर्सिटी है उसको भी अच्छी तरह से अकोमोडेट करता है. तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ द फ्यूडलिज्म. नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्यूडलिज्म. अगर हम लोग फ्यूडलिज्म के टाइप की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फ्यूडलिज्म,
टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म जनरली हमने देखा है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। उनके सबके अपने अपने जुरिडिक्शंस पार्ट है, अपने एरिया उनके डिसाइडेड है, कहाँ कौन से सब्जेक्ट उनको अलॉटेड हुए हैं, उन सब पे वो लोग लॉ बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म का फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो बेसिकली ऐसा जो ये टाइप्स है ये कहाँ मिलता है जनरली? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, तीनों कंट्रीज में ऐसा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें होता क्या है, अगर हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पे क्या है, जो गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट आल्सो हैव इक्वल पावर एंड द जो यूनिट्स होती है, जो मेन जो उनका सेंटर जो पॉइंट्स होता है, वो दैट गवर्नमेंट आल्सो हैव इक्वल पावर, मींस स्टेट्स को भी उतनी ही पावर दी जाती है। ठीक है, जैसा उनको है। तो यहाँ पे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं, they coming together, सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट they coming together and they can form a bigger unit। क्या बनाते हैं वो? बिगर यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, कैसे, क्यों बनाते हो? फॉर द इंटरनल सोवरेनिटी, फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो लोग ये बिगर यूनिट्स बनाते हैं। जो बिगर यूनिट्स बनाते हैं बट वो उनके लिए काम करती है, बट दे हैव अ इक्वल पावर, स्टेट आल्सो हैव अ इक्वल पावर if you compare to the bigger unit, right? So this is called a coming together federation, means सारे जो independent states हैं they can come together and they can form a bigger unit, right? Same as its second जो type है फेडरलिज्म का, that is a holding together federation। This is the second type of federalisms। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है? दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बेल्जियम एंड इंडिया में ऐसी गवर्नमेंट्स है, स्पेन में भी ऐसी गवर्नमेंट्स है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मींस यहाँ पे क्या होता है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। कहाँ पे होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी एंड स्टेट गवर्नमेंट में होगी। ठीक है, बट दे फॉर्म अ सेम यूनिट, बिगर यूनिट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दैट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग टुगेदर मीन्स एक ऐसी गवर्नमेंट्स वो फॉर्म करेंगे दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू एंटायर कंट्री, कंप्लीट कंट्री के ऐसी गवर्नमेंट्स होगी कि कहीं भी अगर स्टेट्स गवर्नमेंट्स, अगर if the constitution is not working according in states, the law is not the government is fail, that is not working according to the constitution, तो states की भी अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, then central government can work on that particular state। तो that means central government को हमने यहाँ पे more powerful बनाया if you compare to the state governments। यहाँ पे हमने central governments को ज्यादा powerful बनाया। ठीक है, तो this is the two types of फेडरलिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फेडरलिज्म इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। मतलब कैसे हम इंडिया को कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। हमने लास्ट टाइम देखा है कि द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द टू टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। वन इज फर्स्ट टायर दैट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, एंड द सेकंड टायर इज ए स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड थर्ड टायर जो है पंचायती राज और वी कैन से लाइक म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो इन तीनों टायर्स के बीच में जो पावर है वो कैसे डिवाइडेड हो। ठीक है, उसके लिए द पावर इज शेयर बिटवीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, इट कंटेन द 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। पहली लिस्ट की अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं यूनियन, इट कंसिस्ट ऑफ टोटल, जो अगर इसमें सब्जेक्ट की बात है देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इन अ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें सब्जेक्ट, अगर इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। नेशनल इंपोर्टेंस सब्जेक्ट की हम जनरली बात करते हैं तो आते क्या है, डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, करेंसी हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया।
these are the some important subjects, these are the very national important subject, so we need a यूनिटी इन अ कंट्री, राइट, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली जो पॉलिसी बनेगी ताकि सभी जो स्टेट्स हैं या फिर पूरी कंट्री के लिए जो एक पॉलिसी बने, तो वो कंट्री के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑल द सब्जेक्ट जो 97 जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में, ऑल द सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाया जाएगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, राइट। सेकंड, अगर हम लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट्स, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं अभी करंट में अगर हम बात करें सेकंड, तो देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन अ स्टेट लिस्ट, राइट। स्टेट लिस्ट सम इंपोर्टेंट जो लोकल जो इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में, पहले इसमें 47 सब्जेक्ट्स थे, राइट, ठीक है। आपको डाउट भी हो, 47 सब्जेक्ट्स थे इसमें पहले, बट वो सब्जेक्ट्स अभी इसमें क्या 5 सब्जेक्ट्स, इसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, सॉरी, देयर आर 59 सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट, उसमें से 5 से कम करके अभी करंट में 54 सब्जेक्ट हैं इसमें स्टेट लिस्ट में, राइट। तो स्टेट लिस्ट हैव सम लोकल इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स। लोकल इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, दैट मींस इरिगेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, दैट आर द सब्जेक्ट दैट इज ए लोकल इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स। इन जो सब्जेक्ट्स की के ऊपर जो लॉ बनाने का जो मेन जो है वो कौन रेस्पॉन्सिबल है? दैट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक ए लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी, बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में जो 97 सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ये जो 54 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास में, इन सब पे लॉ बनाने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट्स का। इन दोनों के अलावा देयर इज ए थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो कॉन्करेंट जो लिस्ट है, ये जो ऐसी लिस्ट है इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं both the tier of the governments, both the level of the government, central government, state government make a law on that particular subject। इसमें अभी टोटल सब्जेक्ट्स पहले 47 थे, अभी करंट में 52 सब्जेक्ट्स इसमें हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे both the government can make a law। तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। दीज आर द सब्जेक्ट्स बोथ द गवर्नमेंट्स मेक ए लॉ। बट एक क्लॉज इसमें, इफ एनी डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द सब्जेक्ट्स, कोई लॉ को लेके, कोई सी सब्जेक्ट्स को लॉ को लेके अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन हमने पहले ही पढ़ा है कि वी हैव इन फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन टू स्टेट। तो उस पार्टिकुलर डिस्प्यूट्स हो जाने के बाद जो लॉ बनाया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक दैट लॉ ऑन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर डिस्प्यूट्स होता है तो, ठीक है। तो दीज आर द 3 लिस्ट कंटेंट्स। तो इन लिस्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। अब इनमें भी, राइट, जुडिशरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। If there will be any constitutional provision, judiciary बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमें कोई भी ऐड करना है या रिमूव करना है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन को, राइट, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट्स भी अगर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल, तब भी जुडिशरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सोल्व दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर सेकंड चैप्टर इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा है कि फेडरल कंट्री में वी हैव 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स, बट जनरली जो बहुत बड़े कंट्रीज हैं, बिगर कंट्रीज लाइक इंडिया, उसमें पॉसिबल नहीं है कि पूरी कंट्री को रूल किया जाए सिर्फ 2 टायर कंट्री से। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो बिगर कंट्री देखें तो यूपी जो स्टेट्स है इसकी बात करें दैट इज बिगर देन रशिया से भी बड़ा है यूपी। और इफ टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र जो स्टेट्स है उसकी बात करें तो दैट इज बिगर स्टेट्स जर्मनी। दैट मींस दैट इज नॉट पॉसिबल टू रन द गवर्नमेंट ओनली फॉर द 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स में। तो ऐसी हमें जो जरूरत पड़ी कि एक ऐसी गवर्नमेंट्स हम लोग फॉर्म करें जो लोकल गवर्नमेंट्स पे काम करें। और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स जो हमने फॉर्म की वो क्या कहलाई? लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन मींस पावर। हमने यहाँ पे देखा कि पावर इज, जो पावर है जनरली किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सम पावर गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट।
बट जब दोनों पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव सम पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, एंड वो जो लोकल गवर्नमेंट्स को जो पावर दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, किसको, लोकल गवर्नमेंट्स को, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, अगर हम देखें लोकल जो पीपल होते हैं दे कैन नो देयर प्रॉब्लम्स, दे कैन इजीली पार्टिसिपेट इन ए लोकल कम्युनिटीज, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे लोकल लेवल पे रिजोल्व हो जाए। इसलिए हमें लोकल, और दे नो कि जो डेवलपमेंट है, हाउ कंट्रीज डेवलप, तो वो लोकल जो एरिया का डेवलप होगा, लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स रिजोल्व होंगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट होगा, लोकल कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा, राइट। और इसी से क्या, कंपनी जो कंट्री है जो ग्रोथ करेगी, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो मेजर स्टेप कब हुआ, इन्होंने कर दिया था, लोकल गवर्नमेंट्स हमने फॉर्म कर दी थी, पर 1992 में एक मेजर स्टेप आया कि इस लोकल जो गवर्नमेंट्स है इसमें क्या, पहले इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, सीटें रिजर्व नहीं थी, लोग इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, तो 1992 में आया कि रेगुलर यहाँ पे इलेक्शन होंगे। दैट मींस जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में जो है टर्म जो होता है, टेनर जो होता है, कार्यकाल होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट्स पे भी हमने टेनर फिक्स किए, ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे दे कैन री इलेक्टेड, वो नहीं होंगे वहां पे, एवरी 5 years बाद में वहां पे क्या होंगे, इलेक्शन होंगे रेगुलरली, एंड द सीट विल आल्सो रिजर्व, कि कुछ सीटें हमने एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी जो है, और उसके अलावा जो वुमेन है उनके लिए हमने कुछ सीटें रिजर्व की। 1/3 सीट स्पेशली रिजर्व फॉर द वुमेन। ये ध्यान रखना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेगुलर इलेक्शन हुए वहां पे, सीट रिजर्व हुई एससी, एसटी एंड ओबीसी, राइट। उसके बाद में 1/3 जो सीट थी वो किसके लिए रिजर्व, पार्टिकुलर ओनली फॉर वुमेन कैंडिडेट, ताकि वुमेन कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। उसके अलावा स्टेट कमिश्नर्स को हमने अपॉइंटेड किया ताकि वो इनका प्रोटेक्शन करें, इनका रेगुलर इलेक्शंस करवाए, किनके लिए, स्टेट्स के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है। अब अगर हम लोकल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, वन इज रूरल एंड सेकंड इज अर्बन, ठीक है। रूरल में हम जनरली अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जनरल वार्ड मेंबर्स होते हैं, राइट, पंच होते हैं अपॉइंटेड, एंड सरपंच होते हैं। सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, राइट, एंड द सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत, राइट। सरपंच के बाद में ग्राम पंचायत कम टुगेदर एंड फॉर्म है पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसको हम बोलते हैं, इसको हम लोग मंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ब्लॉक लेवल या फिर मंडल लेवल पे, ठीक है। पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, इलेक्टेड होते हैं उनमें ग्राम पंचायत से, एंड पंचायत समिति फॉर्म टुगेदर एंड मेक अ जिला परिषद। जिला परिषद जो जिला प्रमुख होता है, दैट इज द हेड ऑफ द जिला परिषद, एंड जिला परिषद इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन बिकॉज जिला परिषद इज, जो जिला प्रमुख होता है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। डिस्ट्रिक्ट वी हैव अ डीएम। डीएम देखो एक इंपोर्टेंट होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक होता है जिला प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट जो हेड होता है वो अलग होता है, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ सिविल सर्वेंट, राइट, ठीक है। जो डिसीजंस लिए जाते हैं पंचायत स्तर पे या फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करते हैं, हमारे यहाँ पे डीएम इज द मेन हेड ऑफ द जिला, राइट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अर्बन लेवल की, यहाँ पे होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपलिटी। म्युनिसिपलिटी म्युनिसिपल जो बिगर जो होते हैं शहर, जो सिटीज होते हैं, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, इनके मेंबर्स जो होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं, राइट। और इनका जो हेड कहलाता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड कहलाता है वो कहलाता है मेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, द मेयर, राइट, ठीक है। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द
Federal government, practice of the federalism. Now your second chapter is complete. Thank you very much.